प्रोडक्ट दोनों की बात हुई थी। अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या थी उसकी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होगी, लंबवत होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें परपेंडिकुलरिटी की तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, क्वेश्चन तो कोई हुआ नहीं था, है ना। अच्छा, यूनिट वेक्टर की कंडीशन बताई गई थी, आई जे के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मालूम है ना, लिखाया गया होगा, नहीं लिखाया हो बता देना। चलिए देखो, हम यहां पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं हुआ था, है क्या हुआ? चलो देखो, अच्छा यार बाद में देखते हैं। मान लीजिए इफ वेक्टर ए, if two vector quantities vector A is equal to 2i cap 3j cap minus 5k cap, i j k तीनों यूनिट वेक्टर की बात हुई थी, है नहीं हुई थी, तुम तो थे ही नहीं। हाँ, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका, वेक्टर प्रोडक्ट क्या बताना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताना है, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताना है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया, मींस परिमाण, तो परिमाण मींस हो गया मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताना है। फोर्थ, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो इसमें आपको यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, डॉट भी हो जाएगा, क्रॉस भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। फिफ्थ है वेक्टर ए प्लस बी, ये आपको करना होगा। सिक्स है सब्ट्रैक्शन, हो गया घटाना। इतने क्वेश्चन करना है आपको इससे। चलिए करते एक एक। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको जब फाइंड करना हो तो क्या करना है, यहां पर यूज करना है डिटरमिनेंट मेथड। मैथ में है, सारणिक पढ़ा होगा, कह दो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, कुछ लोग तो मैथ के होंगे कि कुछ कोई भी नहीं है, जेई वाले तो मैथ के होंगे ना, तो मैथ में पढ़ा होगा सारणिक, वही मेथड यहाँ पे यूज करना है। कैसे होता है, देखो ये सारणिक बनी हुई है, जब दोनों वेक्टर को सॉल्व करना है ए क्रॉस बी तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर से आई जे और के तीनों वेक्टर के
कॉफिशिएंट को ले लेना है। पहले उनके यूनिट वेक्टर को नोट करना है और फिर दोनों से कॉफिशिएंट को नोट करना है। 2 3 -5। सेकेंड वेक्टर से क्या है 1 -1 और 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, इसमें साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही साइन चलते हैं इसमें। तो पहले आई को लोगे तो प्लस साइन के साथ में आई कैप ब्रैकेट लगाना है, जिसको लिया है इसकी रो और इसका कॉलम खत्म कर देना है। समझ गए ना, इसकी पंक्ति और स्तंभ खत्म कर देना है जिसको लिया है। रो कॉलम समझ में ना आए तो जिसको लिया है उसकी खड़ी और उसकी पड़ी लाइन खत्म कर दो। अब ये खड़ी पड़ी खत्म हो गई थे, 4 बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, बीच में आता है माइनस साइन, ये 5 1 जा 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां लिखोगे 5, यहां प्लस मत कर देना, ये प्लस तब होगा जब वहां से माइनस डिजिट आएगा तब। अगला लोगे जे कैप, अब ये आएगा माइनस के साथ, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो जे को लिया तो इसकी खड़ी और पड़ी लाइन खत्म, ये 2 नंबर बचे, 2 ये बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस कहां चला गया, 2 2 जा 4 इसको दिया था, 5 1 जा 5 -5, तो ये हो गया +5। इतना मालूम है, ये खाली बस नीट वालों को ही बता रहे हैं, जेई वालों को पहले से आता होगा क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा, लेकिन नहीं आप नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में। चलो आगे देखो। अच्छा के कैप निकाल लो, तो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खत्म कर दो, ये हो गया 2 1 जा 2 -2, बीच में माइनस 3 1 जा 3। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 1 आई कैप मीन्स आई कैप, 4 + 9 बाहर माइनस है, 9 जे कैप, और यहां हो गया माइनस, ये हो गया भाई ए क्रॉस बी। उम्मीद करते हैं ऐसे निकाल लोगे, है ना। तुम तो मैथ पढ़े होगे, नहीं पढ़े? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, अच्छा आपने नहीं पढ़ा होगा, आप 11th में होगे। फिर हमने बोला सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इनके यूनिट वेक्टर को डिटरमिनेंट में लिख देना है आई जे के, और दोनों यूनिट वेक्टर से इनके कॉफिशिएंट को लिख देना है दोनों रो में। इतना पता है? अब सिंबल जो चलते हैं साइन के वो प्लस माइनस प्लस चलेंगे। आई का साइन हो गया प्लस में, तो इसको लिया तो इसकी रो इसकी कॉलम समाप्त। ये 4 नंबर बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, बीच में आता है माइनस साइन, 5 1 जा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +5 लिखेंगे। फिर जे को लोगे तो माइनस के साथ आएगा, इसकी रो और इसका कॉलम समाप्त हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, बीच में माइनस लगाओगे, 5 1 जा 5 -5 तो हो गया +5। फिर के को लिखोगे प्लस के कैप, रो कॉलम समाप्त, 2 1 जा 2 -2, बीच में माइनस, 3 1 जा 3। सॉल्व करके नोट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैग्नीट्यूड परिमाण बताना है, ठीक है। तो परिमाण कैसे निकालना है, अच्छा यहां तो आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी का पूछा गया, जरूरी नहीं कि ए का आपको परिमाण पूछा जाए क्रॉस बी का, आपसे वेक्टर ए का भी पूछ सकता है, वेक्टर बी का पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी के
जो वेक्टर इसका मिला हुआ है, ए क्रॉस बी का ये मिला है, इसके यूनिट वेक्टर के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देना है रूट में। तो इसमें आई जे के कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं? 1, -9 और -5। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? 62। ये कैसे? 9 9 से 81 ऐसे ही हो गया। तो यहां पे 80 और 25 कितना होगा? 80 और 25 कितना होता है? 105 होता है। 105 में एक ये जोड़ दो, 106, 107 हो गया भैया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है? ए डॉट बी है ना, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स आपको ए डॉट बी बताना है। तो क्या करना है? वेक्टर ए की वैल्यू रखिए 2i + 3j - 5k डॉट वेक्टर बी i कैप - j कैप 2k कैप। मैंने आपको बताया होगा इनका यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट i डॉट i कितना होता है? कल लिखवाया होगा। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। तुम लोग तो ऐसा बिहेव करो जैसे लिखवाया नहीं, कल वो लिखवाया था। 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तुम कल नहीं थे क्या? तो तुम सो रहे होगे फिर। देखो, इसको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मालूम है सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस के साथ में क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो i को i के साथ, यहाँ i का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 2 और i डॉट i 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस 5 2 तो 2 - 13 कितना होगा? हाँ ठीक है, हो गया। ये ए डॉट बी हो गया। अब क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। देखो, इसलिए हमने एक क्वेश्चन में सारे लिख दिए कि इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये दोनों नहीं पूछेगा, नहीं सोचे इनको भी इंक्लूड कर रहा है, नहीं। ये है आपके काम की चीजें, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं है काम की। लेकिन अब इतने सारे पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन प्लस माइनस का भी हो जाए, इसलिए लिख दिया है। नहीं आ रहा था? तो यहां पे बताना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। जिसका यूनिट वेक्टर बताना है उस पे कैप लगा देना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, जिसका निकालना है उसका वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे फार्मूला बनेगा। ठीक है, जिसका निकालना है वेक्टर ए की वैल्यू 2i + 3j - 5k, ठीक है। और मॉड ए, मॉड मीन्स मालूम है रूट में i j के तीनों के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। किसके? वेक्टर ए के। तो वेक्टर ए के कॉफिशिएंट 2 3 - 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 5 का 25 हो गया। 25 और 9 कितना हो गया? 34। 34 और 4 तो 2i कैप प्लस, अब जो भी आया उसको सभी में सेपरेटली लिख देना है।
ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब a प्लस बी a माइनस बी निकाल लोगे, उसको नहीं बताना है, बस डायरेक्ट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो। किसमें? यहाँ पे तो किया तो प्लस माइनस प्लस, और कहां पे कह रहे हो? अंदर तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अंदर साइन माइनस फिक्स होता है और डिजिट में माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे यहां हो गया। सिर्फ आई जे के जो साइन होते हैं वो माइनस में लेते हैं। हाँ, अगर पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो, आपने जब सारणिक पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट, तो इसी मेथड से निकालते हैं सारणिक का मान। लेकिन जब वहां पे उसके सारे के सारे एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, तब प्लस माइनस प्लस सभी एलिमेंट के साइन को ध्यान रखते हैं। इसमें नहीं, इसमें बस इतना ही। इलेवेंथ क्लास में वेक्टर चैप्टर है, स्टार्टिंग में है, ज्यादा दूर नहीं है, तो उस चैप्टर में आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। और जो कोई इलेवेंथ में हो वो लिख के रख ले, एक क्वेश्चन इसी से मिलेगा आपको पेपर में, पक्का मिलेगा, ध्यान रखना। ना मिले तो बता देना, 101% मिलेगा। और कौन सा मिलेगा हम आपको को बता दें। अब मतलब ये है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आएगा, या तो ए क्रॉस बी का आएगा क्वेश्चन, और या तो आएगा प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा प्रूफ करिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, या तो दो वेक्टर देगा उनके बीच का एंगल पूछेगा, और या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आपको फोर्स देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा तो पूछेगा वर्क डन, वर्क डन पूछेगा। इसी में पूछेगा, अच्छा दिमाग आपको वहां पे लगाना होगा। हेलो गर्ल्स, क्या बता रहे हैं? अब वहां पे देखो फंसोगे कहां पे, आप वेक्टर फॉर्म में दे देगा फोर्स को, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे देगा, और उस फोर्स के द्वारा बॉडी जितना डिस्प्लेस हुई है डिस्प्लेसमेंट दे देगा, पूछेगा वर्क डन बताओ। अब आपको पता है कि वर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब वहां पे दिक्कत खड़ी होगी। अब सोचोगे वेक्टर के केस में वहां डॉट करें कि क्रॉस करें, क्योंकि दोनों का मेथड अलग अलग है और दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, तो कौन सा करोगे? अगर क्यों अगर क्रॉस करें तो वही तो पूछ है क्यों। अरे ये तो पता है, इन सबको भी पता है कि डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस वेक्टर होता है, लेकिन डॉट क्यों करोगे वहां पे आप? क्यों नहीं आ सकता है? रीजन तो बताओ। नहीं नहीं, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो वर्क डन, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट ही होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, अगर मान लो, मारो ना यार, अगर मान लो किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाए और वो पार्टिकल एक्सिस के थ्रू रोटेट करना स्टार्ट कर दे, और उस रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पूछ ले व्हाट इज द टॉर्क ऑन दैट फोर्स, उस फोर्स द्वारा लगाया गया उत्पन्न बलागुण कितना होगा। देखो अब भी वही चीज दिया ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अब भी दिया है, लेकिन अभी पूछा है बलागुण पूछा है। अब आपको पता है कि बलागुण कैसी क्वांटिटी है, सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे क्रॉस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि कहां पे डॉट करें कहां पे क्रॉस करें।
तो टॉर्क पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये साइडिक विधि वाला। और अगर वर्क डन पूछेगा तो वर्क पूछे, एनर्जी पूछे, कुछ हो पूछे, बस आपको पता हो कि वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, आपको बताना है। मान लो क्वेश्चन बोला जाए, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे भी जाए आपको वेक्टर फॉर्म में, ऐसे ही वेक्टर ए वेक्टर बी करके, है ना, और बोला जाए देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका एरिया बताना हो। अब बताओ, है स्टेटस? इन्होंने कहा एरिया स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है? अच्छा मुझे बताना, आपने 1D 2D 3D मोशन पढ़े है ना? 1D का मतलब क्या हो गया? अब बताइए एरिया में कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन है, तो स्केलर कैसे हो गई? वहां तो पार्टिकल 2 डायमेंशन में जाएगा। रहने दो, थोड़ा कंफ्यूजन है। एरिया आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे डबल यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएंगे। लेंथ और ब्रेड्थ के अलग अलग, दोनों सेम डायरेक्शन में तो होंगे नहीं। और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बोला है, रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल में क्या लेंथ और ब्रेड्थ एक ही डायरेक्शन में होंगे? यहाँ पे देखो, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। लेंथ और ब्रेड्थ कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, 2 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप L डॉट B नहीं निकालोगे, यहाँ पे आप L क्रॉस B निकालोगे, नहीं तो गलत। मैथ में तो भैया चाहे डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ, दोनों से आंसर एक ही आता है, लेकिन वेक्टर में सब बेकार हो जाएगा। तो अगर एरिया पूछेगा रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ दे करके वेक्टर फॉर्म में, तो L क्रॉस B लगाना है, इसको नहीं लगाना, इसको ध्यान रखना। अब अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो हम लिख देते हैं। देखिएगा, इफ स्मॉल r be the displacement by a force कैपिटल F, देन फाइंड वर्क डन, तो क्या होगा? वेक्टर F डॉट वेक्टर D। दूसरा है, अगर टॉर्क पूछा जाए बलागुण, तो वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R, इससे करना है, ठीक है। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेक्टेंगल, given that then area will be A क्रॉस B, यहीं पे लिख दो। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, है? इतनी ज्यादा इंग्लिश तो लिखी नहीं यार। देखो लिखा गया है कि यदि कैपिटल F फोर्स द्वारा विस्थापन वेक्टर R हो तो किया गया कार्य और बलागुण, यहां तो इंग्लिश है नहीं, यहां पे दिया है यदि लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की गिवन हो, दी गई हो, तो एरिया क्या होगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। चलिए आगे बढ़ते। बुक है किसी के पास? बुक
हाँ बुक ला जरा, इंडा की नहीं 11th वाली बुक में होगा, रहने तो मिल गई। ध्यान दो, धन के क्वेश्चन आपको बोलने जा रहे हैं। कौन सा लाए हो? सेकंड चाहिए। हम तो सोचे थे कि आपका कल टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो बना के दिए नहीं है। एक पेपर दिए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं, बहुत हल्के क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन से अगर करना चाहो तो वो करवा देंगे, लेकिन नीट और जेई के उद्देश्य से उसको ना करवाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उससे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन उसमें करवा देंगे ना। एक ये भी देखने को मिलेगा, इतना बेसिक आता भी नहीं आता। ये पीडब्ल्यू वाली है प्रैक्टिस सेट, ठीक। आपको इन्हीं में से हम पेपर बना करके 50-50 क्वेश्चन, जितने बेहतरीन क्वेश्चन वो आपको दे देंगे टोटल, बढ़िया फटाफट, और जो भी नहीं आएंगे उनको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं आगे। चलो क्वेश्चन देखो। अच्छा, हाँ ध्यान देना, हेलो, क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। और हाँ, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करना, ताकि हमें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है। जितने हो जाएंगे उनको नहीं सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक पिंड है जिस पर 150 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। एक पार्टिकल पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिस पर एक फोर्स लगा है 150 न्यूटन का। बोला गया बल से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है। मीन्स ऐसे फोर्स लग रहा है ना 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और ये पार्टिकल डिस्प्लेस होके कहां जाएगा? आगे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर तो नहीं जाएगा उठ के, लेकिन हम यहाँ पे जो खींच रहे हैं ना थीटा एंगल पे, यहाँ आप देखो दो कंपोनेंट बनेंगे। एक काम करेगा एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? एफ कॉस की तरफ या एफ साइन की तरफ? इसीलिए वर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि वर्क डन के फार्मूले में कॉस ही क्यों आता है, साइन क्यों नहीं आता, अब मालूम हो गया ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है एंगल के साथ, और वो कंपोनेंट हमेशा कॉस में होगा। तो ये भैया हो गया हमारा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया कहीं पे, जो कि 15 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो आपसे बोला गया है कि वर्क डन बाय द फोर्स, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, निकाल लोगे? ये सामने लिखा हुआ है फार्मूला, एफ 150 डी 15 कॉस थीटा के प्लेस पे 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आप लोग करेंगे फटाफट। ए डॉट बी बताना नहीं, हो जाएगा ना, ए डॉट बी ए क्रॉस बी, इनको छोड़ते हैं 1 to 5। दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपको प्रूफ करना है, हो जाएगा। प्रूफ करना है दोनों परपेंडिकुलर है। कैसे करोगे? अगर आपकी थोड़ी सी याददाश्त मजबूत है तो हमने आपको बता रखा था, अगर दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होता है, ये बोला था ना। तो क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कितना आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कर लोगे? अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और 0 आ जाए नीचे लिख देना, हेंस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अच्छे हैं वही आपको हम बोल रहे हैं, इसमें और फालतू क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। बोला गया है, इफ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इतना न्यूटन है, इस फोर्स द्वारा किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है, विस्थापित किया गया, कितना, 5i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स। हो जाएगा? क्या हुआ इसमें भैया, देखो एफ दिया, डी दिया, वर्क डन पूछा है, यही फार्मूला कह दो सर। यहां तो एंगल की बात थी, यहां एंगल है नहीं, तो वहां पे क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर ये फोर्स यहीं से ऐसे लगा के खींचा जाए तो थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा, और यहां रखोगे cos 0 की वैल्यू 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, W इक्वल टू एफ इंटू डी। लग जाएगा? बोलो। डॉट प्रोडक्ट कर लीजिएगा। एक बोल देते हैं टॉर्क वाला, अगर हो तो, हाँ मिला, किसका, हाँ इसका 29 आ रहा है। अब डॉट तो रट गया होगा एकदम, है ना, फटाफट देख के बस आंसर बता दोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन है, ये फोर्स क्या कर रहा है, पार्टिकल को डिस्प्लेस, दूसरा लिख दिया, डिस्प्लेस कर रहा है। इसने बोला है, अच्छा कैसे पहचानोगे कि बलागुण पूछ रहा है, इसमें बोलेगा किसी पॉइंट के चारों ओर पूछा जाएगा, घुमाया जा रहा है। जैसे इसमें बोला गया कि कैपिटल एफ फोर्स लगा एक पार्टिकल पर, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन, मूल बिंदु के सापेक्ष यानी मूल बिंदु से विस्थापन बोला गया, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इतना मीटर है, तो इसका बताना है बलागुण मीन्स टाउ। लग जाएगा? वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर एस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है आपको। चले इतने क्वेश्चन आपके लिए काफी है, अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसे इसमें से तो बताइएगा।
जल्दी करिए। हो गया? ये क्रॉस वाला बोल रहे हो? हाँ वो क्रॉस वाला ही है, ठीक ठीक। चलिए आगे देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं। एक क्वेश्चन बताना है आपको, इसको मिटा रहे हैं। इधर टाउ का आंसर इसमें बुक में फिक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ हमने अपने आप से बोल दिया था, वो आपको निकालना होगा। बस आपको टाउ के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता हो। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बट छोटा सा है। क्वेश्चन ने बोला है पहले फिगर नहीं बनाएंगे, देखते हैं आपका दिमाग कहां तक चलता है। फिगर बना देंगे तो क्वेश्चन समझ जाओगी। बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से चल रहा है। एक पार्टिकल वृत्तीय पथ पर v चाल से चल रहा है। जब ये पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से घूमता है तो इसके वेग परिवर्तन, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं, ये ओरल क्वेश्चन है। चेंज इन वेलोसिटी देखिएगा, अब फिगर में देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, रोटेट कर रहा है, मान लो यहां है, तो यहां पर इसका वेग v1, v1 मीन्स आप जानते हो कि वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं बोला, उसने स्पीड बोला, चाल बोला है क्वेश्चन ने। और स्पीड क्या होती है सर्कुलर पाथ पे? सेम रहती, कांस्टेंट रहती है। अगर 180 डिग्री होगा तो ये पूरा यहां पे आएगा, तो 180 डिग्री होगा एंगल, तभी होगा। और 180 डिग्री जब ये रोटेट करेगा पार्टिकल, तब डायरेक्शन क्या होगी? ये हो गई, हुई, यहां पे डायरेक्शन चेंज हुई ना। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, अगर ये हमारा है v1 और ये हमारा है v2, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मालूम है, v1 माइनस v2 करके निकालते हो? नहीं निकालते? तो v1 कितना है? v, और माइनस v2 कितना है? डायरेक्शन चेंज है, कितना होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी 2v, ये आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, जिसमें कोई जान नहीं होती है लेकिन आपकी जान निकाल लेते हैं वो। ध्यान रखना, क्वेश्चन बेहतरीन आते हैं,
लेकिन टाइम नहीं लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ना न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेगा ना थ्योरी ज्यादा पूछेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। आजकल वही हर जगह चल रही है। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मिल गया, मैंने पूछ लिया आपसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नोट हो गया? बोलो। चलिए आगे बढ़ते, डाल लीजिए चैप्टर का नाम कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। कल इसको स्टार्ट करने जा रहे थे तो स्टार्ट नहीं कर पाए थे। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर और एनर्जी। कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। चलिए सोच रहे हैं थोड़ा सा पहले पूछ लिया जाए उसके बाद स्टार्ट किया जाए, है ना? क्योंकि पूछने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, लिखने में तो आप बस नोट कर डालोगे। चलिए बताइए, कार्य किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्क? नहीं बताओगे? कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को वर्क कहते हैं, ऐसे बोल देंगे, है ना? कुछ लोग के मन में था इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये ना बोलो आप। अरे सिंपल सा है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को विस्थापित करने में व्यय हुई ऊर्जा, खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी? कार्य कहलाएगी। सिंपल सा एक चीज जान लो, चेंज इन पोजीशन बाय द फोर्स, फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में परिवर्तन करना वर्क डन कहलाएगा। अगर मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो बॉडी में कुछ मूवमेंट होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? वर्क वही मिलेगा आपको। तो बताइए वर्क कितने टाइप का होता है? बोलो, वर्ग कितने टाइप का? ऐसा बोलते हो कोई सुन ही ना पाए। कार्य क्या हो गया, वर्क क्या हो गया? वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इन एनी डिस्प्लेसमेंट, या फिर लिख सकते हो सबसे आसान सा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स, फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन करना क्या होगा? वर्क डन होगा। चलिए अगली बात इसमें करते हैं, यूनिट क्या होगी? किया गया कार्य, यूनिट मात्रक क्या होगा? जूल। और जूल किसमें है? एसआई में होता है। सीजीएस में क्या होगा? अर्ग। ठीक है, बताइए 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग। ये याद रखना, जूल और अर्ग में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज और देखिए, और जो दूसरी यूनिट होती है उनको भी लिखना है, बड़ी छोटी जो भी यूनिट होती, सारी की सारी यूनिट। आपने एसआई में देख लिया जूल, सीजीएस में
अर्ग। फार्मूला क्या होगा, अगर मान लीजिए कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई पार्टिकल रखा हुआ, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, उस पार्टिकल पर हम हॉरिजॉन्टल से कोई फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, और ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद डिस्प्लेस हो गया स्मॉल डी डिस्टेंस तक, देन यहां पर वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिया है, हॉरिजॉन्टल में यहां पे डिस्प्लेस होगा पार्टिकल, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेना है आपको, क्षैतिज घटक लेना है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। अगर थीटा आपका 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 के बड़ा या इसके बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन 90 पे आप लोगे तो क्या होगा, वर्क 0 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताया था, किसी भी पार्टिकल को जमीन से उठा के अपने सर पर रखिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, सामान को उठा के अपने सर पर रखता है, तो उस पुली द्वारा कितना कार्य किया गया है, तो वहां पे कार्य 0 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वहां पे भार को लेकर के जब कुली खोपड़ी पे रखेगा अपने और चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा, क्या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। फ्रिक्शनल फोर्स जानते हो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक। बताओ कैसे, कहां काम करेगा फ्रिक्शन, तुम तो फिजिक्स के रूल चेंज कर दिए। कहीं पर भी आप बता दीजिए फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में काम कर रहा हो, नहीं 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 मिलेगा भैया, ऐसे अपवाद ना लेके आ जो फिजिक्स में है ही नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे आप चलते हो, आपको आगे बढ़ने के लिए पैर को पीछे से धक्का मारना पड़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे। कोई भी, चाहे गाड़ी ले लो, गाड़ी आगे बढ़ती है तो टायर से पीछे की ओर धक्का मारती है तो धूल पीछे उड़ती है। कभी धूल ट्रक के साथ आगे उड़ते देखा है? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक, लगा लो ड्रिफ्ट। अच्छा, घुमा लो घुमा लो। तो यहां देखो, अगर थीटा आपका 0 से 90 तक हो गया तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इस एंगल पे, क्या निगेटिव होगी? 0 से 90 तक कोई भी एंगल रखिए, उस एंगल को कॉस के साथ रिलेट करिए, बताइए वैल्यू क्या आएगी। सिर्फ ये बताना है पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी या 0 आएगी। पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां लिखा है 0 ले सकते हैं, 90 से छोटा होना चाहिए। देन W कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। धनात्मक कार्य मिलेगा, ठीक है। तो धनात्मक कब होगा मालूम हो गया, फिगर में आप देख लो। अगर ये जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल से लेके यहां तक फोर्स अगर लगाया जाए, पूरा ऊपर नहीं, 90 से छोटे एंगल पे लगाया जाए, तब तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल वर्टिकल इस पे लगा रहे हैं तो पार्टिकल जरा सा भी डिस्प्लेस नहीं होगा, सिर्फ अपनी पोजीशन पे उठेगा। अच्छा, यहां पे दूसरी कंडीशन इसकी बोलो, इधर इफ थीटा इज लेस देन 270 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से बड़ा हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0। 90 तो नहीं लिया हमने, 90 तो नहीं लिया है, 90 से बड़ा लिया है और 270 से छोटा लिया है। तो 90 से बड़ा एंगल लोगे
तो निगेटिव हो जाएगा साइन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पीछे बताया था। तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक होगा। हाँ, शून्य कार्य कब होगा भैया, इफ थीटा विल बी 90 डिग्री ना ग्रेटर ना लेस इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब पूरा ऊपर की तरफ उठाया जाएगा तब क्या होगा, देन W कितना होगा, तो भैया शून्य कार्य होगा। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बोलो शून्य कार्य का। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई बॉडी स्वतंत्र रूप से गिर रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, तो कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ऊपर से नीचे की ओर आते हुए पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग इसके बाद। तोड़ो ना भैया। हाँ, क्वेश्चन लिखिए हिंदी में, हिंदी में बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लिखो लिखो से पहले, शांत रहो। बोला गया है 40 न्यूटन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु जो है बल की दिशा से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। थीटा 30 डिग्री, तो बल द्वारा कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य होगा, करो जल्दी करो। कितना फोर्स बोला था, यहां बोला गया है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना बोला था, नहीं मालूम, डिस्प्लेसमेंट बोला था 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है। तो वर्क डन क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू डी cos 30, तो F आपका 40 और D हो गया 10, cos 30 की वैल्यू कितना हो गया, इतना जूल। दूसरा यूनिट और क्या होता है, वो तो सीजीएस में, नोट पॉइंट इसके बाद लिख लेना। इधर फोर्स की यूनिट सीजीएस में डाइन भी होती है, तो यहां से वर्क इक्वल टू आपको मालूम है एफ इंटू डी होता है। तो फोर्स की यूनिट अगर डाइन न्यूटन होती है तो सीजीएस में क्या होगी, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होगी, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर भी होगी। और अगर हम एमकेएस में जाकर के सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर, 1 ग्राम भार कितने जूल के इक्वल होता है, 981। किंतु ये कहां से आया, ये ग्रेविटी से निकला है, इस जी की वैल्यू से 9.81 से। आप जी की वैल्यू 9.8 यूज करते हो ना,
पूरी वैल्यू 9.81 होती है, तो यहीं से निकाली गई 981 कैसे आई है ये भी आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, 1 ग्राम भार सीजीएस में क्या होता है, 981 जूल होता है। हिंदी में 1 ग्राम भार बोला जाए, ग्राम भार सेंटीमीटर। चलिए आपका न्यूमेरिकल भी हो गया, नोट पॉइंट भी मिल गया। अब बताइए इसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे ना, संरक्षी और असंरक्षी बल नहीं बताया था। अरे संरक्षी बल ऐसे बल जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक या फिर किए गए कार्य की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। मान लो आप किसी बॉडी द्वारा कोई वर्क डन क्रिएट करते हो, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच में जो कंडीशंस होंगी उन पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की स्थितियों पर तो निर्भर करेगा ही, साथ साथ उसके पथ पर भी डिपेंड करेगा। तो बताइए कौन से फोर्स होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जो सतह पर डिपेंड करते हैं, जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसका हिंट दे दिया, जैसे घर्षण बल, तुम्हारा वाला एग्जांपल। तो घर्षण बल कैसे काम करता है, पथ पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन दे देता है और बोलता है कि बताइएगा कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, कौन सा संरक्षी और कौन सा असंरक्षी बल है, तो सिंपल सा है, इतना आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि जो फोर्स गति का विरोध करें, जो विपरीत दिशा में लगते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। जैसे घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, और श्यान बल विस्कस फोर्स जो लिक्विड की लेयर के बीच में काम करता है, वो भी एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। तो याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स ये कैसे है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की कंडीशन पर डिपेंड करेंगे और साथ ही साथ नेचर ऑफ पाथ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेंगे। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, इसके अलावा जो बचे कौन से, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत बल, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते कि किस पाथ पर चल रहे हैं, रास्ता खुरदरा है, चिकना है, इससे कोई मतलब नहीं उनको मतलब सिर्फ है कहां से चले और हम कहां पहुंच रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की कंडीशन पर, कहां से होकर जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रखोगे तो लिख लो भैया। संरक्षी बल, लेकिन हम यहां बल नहीं पढ़ेंगे, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य लिख लेते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय, लोग लिखवा बहुत लेते हो, बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड अपॉन द condition between initial and final position। तो क्या होगा,
संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं फोर्स, कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होंगे जिनके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे कंजर्व रहेगा? जैसे कि हमने क्या बोला है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कौन सा बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा यहां बताइए, जो हमने 3 फोर्स के नाम लिखे हैं, वैसे आपको जितने भी फोर्स मालूम है सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, सबसे कमजोर बल? ये तो पता ही होगा, तुम लोग कैसे बिहेव करते हो क्या बताएं। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, गेस करो। क्या इनमें से कोई कमजोर बल है? सबसे कमजोर बल और कोई लिखा ही नहीं यार। अच्छा चलो, कमजोर नहीं मालूम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मालूम है, सबसे प्रबल है? न्यूक्लियर। तुमने दिमाग लगाया कि वो एटम बम में होता है न्यूक्लियर, तो वो सबसे खतरनाक होगा। अरे नहीं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हो उसको बोल रहे हो, वही तो न्यूक्लियस को पकड़ रखता है। नहीं, इन्होंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कहां फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन तो ऐसे ही वो उदासीन पड़ा है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन के ऊपर फोर्स वही लगाएगा जो उदासीन ना हो, जो चार्ज हो, आवेशित हो। हाँ ये बात आ गई। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल। अब ये तुमने विद्युत बल के एक सवाल और खड़ा कर दिया। अब आपसे पूछते हैं वैद्युत और विद्युत में क्या डिफरेंस है, पढ़ के आना है आपको। भाई इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, उनके तो एक ही वर्ड मिलता है, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं बुक में विद्युत लिखा होता है, विद्युत बल, कहीं वैद्युत बल लिखा होता है। इसको पढ़ के आना है कि क्यों कहीं पे वैद्युत कहीं विद्युत। अरे नहीं, चलिए आगे देखिएगा। चलिए बता देते हैं, एक आपको आंसर मिल गया है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया लिख लेना इसमें, ये है स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स भैया सबसे वीकर फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कह दो कैसे भैया, इतने बड़े पूरे यूनिवर्स को चला रहा है ये, है कि नहीं, पूरे पृथ्वी को घुमा रहा है, सूरज चंद्रमा को घुमा रहा है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल को, तो वीक कैसे हो गया? वीक ऐसे हो गया कि आप देख रहे हो, जैसे आप बैठे हो इस धरती पे, ये धरती क्या कर रही, पृथ्वी क्या कर रही, आप पर एक फोर्स लगा रही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही आपको अट्रैक्ट करके रोके हुए है। लेकिन ये आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना आप लगाओगे। अगर इस मार्कर को हम छोड़ दें तो इस मार्कर पर उतना ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना इसका वेट है। अगर एक ट्रक को खड़ा कर दो, उस पर भी नीचे से उतना ही फोर्स लगेगा जितना उसका वेट है। एक हाथी को खड़ा कर दो, अब सोचो अर्थ ने कितना फोर्स लगाया, जितना छोटा पार्टिकल होगा उस पर उतना ही कम फोर्स लगेगा। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, चाहे जितना पार्टिकल छोटा हो, बड़ा से बड़ा फोर्स लगाएगा। मैग्नेट जो बनते हैं देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उससे शक्तिशाली कोई नहीं होता। इतना शक्तिशाली होता है कि अगर पैरों में आयरन बांध दिया जाए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाए, तो आप इस उल्टा छत पे आप चल लोगे, बीम पे चल लोगे, उल्टा गिरोगे नहीं। लेकिन चल कहां पाओगे, जहां पैर रखोगे चिपक जाएंगे, फिर उठा कहां पाओगे पैर। है हमने पूछा है कि जैसे मैग्नेट है,
तो सबसे पावरफुल मैग्नेट कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल होगा। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये तुम्हें नीट लेवल के थोड़ी है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, कहीं तो पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहे हैं, ये है वीकेस्ट फोर्स, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो यानी कि आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा वैद्युत बल होता है, ये आपको बताना है कल। है 10? अरे इतना कम नहीं भैया, बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि तुम बता नहीं पाओगे कितना ज्यादा होगा, वो तुमको गिनतियां ही नहीं आती हैं। लेकिन फिजिक्स में वो सब पॉसिबल है जो ना आता हो। नहीं आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, पावर में कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर 10 20 50 1000 500 जो भी बनाना बना डालो, है ना, बना सकते हैं। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब बताइए दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप उसको खुद से लिखेंगे, लिखो अपने आप से। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखा ही नहीं है, वर्क डन। अब यहां हिंदी में लिखेंगे, द्वारा किया गया कार्य। कुछ लोग कहेंगे ये कौन सी हिंदी इंग्लिश है, अब यहां लिखा नहीं था। हाँ ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एज वेल एज किस पर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। बस ये इसमें जोड़ देना है, हो जाएगा। जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के साथ साथ पथ के प्रकृति पर भी निर्भर करता हो, जैसे कि कौन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, हिंदी में कहते हैं इसको श्यान बल, उसी से बना है श्यानता। श्यानता किसको बोलते हैं, हिंदी में सुन लो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। द्रव के गाढ़ेपन को श्यानता कहते हैं, समझ गए होंगे। हाँ, लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, हनी जैसे हो गया। अब आप समझ जाओगे, अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए लिक्विड के और पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, तो कौन से लिक्विड की यहाँ पे सबसे ज्यादा विस्कोसिटी होगी, तो जो जितना गाढ़ा तुमको दिख जाए उतना ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी। समझ जाओगे ना, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। अब इसको हम लोग कल चैप्टर समाप्त कर डालेंगे, वर्क पावर एनर्जी कल खत्म करना है, और उसके साथ साथ दूसरा भी। वेक्टर आज खत्म हुआ, इसके क्वेश्चन घर पे जाके कर डालिएगा, क्वेश्चन डेली आप किया करिए, ठीक है। Yeah.